कॉर्पोरेट रडार में आज हम बात करेंगे आईआरएफसी की। 1986 में शुरू हुई है ये कंपनी। रेलवे को फाइनेंशियल फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, साथ ही रोलिंग स्टॉक एसेट के अधिग्रहण के लिए फाइनेंस उपलब्ध भी कराती है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर है, वो इसलिए भी क्योंकि आज ओएफएस है और उसके चलते स्टॉक में आज थोड़ी गिरावट भी है। उसके अलावा आगे विस्तार की क्या योजनाएं हैं, नवरत्न स्टेटस मिलने के बाद कंपनी को किस तरह के फायदे हुए हैं, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, पहले तो ओएफएस से शुरुआत करते हैं। अभी तक किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो क्या सेंस मिल रहा है वहां से, किस तरह का आप जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार पूजा। हम लोगों ने पिछले कैलेंडर वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष में नवरत्ना स्टेटस मिलने के बाद आईआरएफसी 2.0 का अपना वर्जन लॉन्च किया था। इसका मतलब ये था कि इससे पहले हम सिर्फ सिंगल क्लाइंट मॉडल पे इंडियन रेलवेज को उनके एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज को फंड करते थे, किसी दूसरे एंटिटी को फंड नहीं करते थे। 2.0 वर्जन में हम लोगों ने रेलवे इकोसिस्टम में जो लोग भी कोई बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज रखते हैं रेलवे के साथ, उनको भी हम लोगों ने फंड करना शुरू किया। ये पूरा जो नया बिजनेस मॉडल शुरू हुआ वो काफी तेजी से आगे बढ़ा और वित्तीय वर्ष के शुरू में हम लोगों ने गाइडेंस दिया था कि पूरे वर्ष में जो FY 25-26 का वर्ष है उसमें हम लोग 60,000 करोड़ के आसपास का एसेट सैंक्शन करेंगे और 30,000 करोड़ के आसपास का हम डिसबर्समेंट करेंगे। गति इतनी अच्छी पकड़ा बिजनेस ने कि हम Q3 के अंत में ही 60,000 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य था एसेट सैंक्शन करने का, वो हमने पूरा कर लिया और करीब करीब डिसबर्समेंट का भी जो लक्ष्य 30,000 करोड़ का था वो भी हम करीब करीब पहुंच गए हैं। और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये Q4 खत्म होने पे और पूरे FY खत्म होने पे हम अपने जो गाइडेंस से काफी आगे रहेंगे। तो ये जो सक्सेसफुल वेंचर हुआ डाइवर्सिफिकेशन का लेंडिंग के लिए पूरे रेलवे इकोसिस्टम में, जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हो, जिसमें कि पावर वैल्यू चेन के जेनको जो ट्रांसपोज भी आते हैं, हम डिस्कॉम को फंड नहीं करते हैं, पोर्ट्स भी आते हैं और रेलवे इकोसिस्टम में जितने फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे जो सिबलिंग्स हैं, ये पूरा जो फंडिंग शुरू हुआ है, इसको देखते हुए हमें लगता है कि हमारे प्रोमोटर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमको लगता है कि ये मॉडल रोबस्ट है एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने आज ओएफएस का मॉडल लॉन्च किया है। 2% का उनका पहला प्लान है और ग्रीन शू ऑप्शन भी 2% का है। आज नॉन रिटेल का डे है, कल रिटेल का डे होगा। हमें उम्मीद है कि जिस तरह का बिजनेस मॉडल हम लोगों ने शुरू किया है, इन्वेस्टर्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए आईआरएफसी के शेयर में। तो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सर, ये 2.0 की आपने बात की, बिल्कुल मैं पढ़ भी रही थी। तो ट्रेडिशनली आप जिन कैटेगरीज पर, जिन वर्टिकल्स पर फोकस कर रहे थे, क्या आगे आप अपने आप को क्या कह सकते हैं कि क्या रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ और भी कैटेगरीज और वर्टिकल पर फोकस करेंगे जो 2.0 स्ट्रैटेजी आपने बताई है? आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया पूजा जी, रीइन्वेंट। जी। एक जो बिजनेस साइकिल होता है, करीब 40 वर्षों का एक साइकिल आईआरएफसी का पूरा हुआ, तो 35 से 40 वर्ष में हम कहते हैं कि हर कंपनी को रीइन्वेंट करना चाहिए, क्योंकि 40 वर्ष पहले जो आपने एक सोच रखी थी एक कंपनी को चलाने के लिए, वो 25-30 वर्षों में वो सोच बदलना चाहिए। आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो शायद आप वो पेस नहीं रख पाएंगे। शायद वो समय था पिछले वर्ष जब हम लोगों ने री इन्वेंट किया, और री इन्वेंट हमने अपने एमओए के अंदर में किया। हमारा एमओए कहता था कि आप इंडियन रेलवे को फाइनेंस कर सकते हैं और रेलवे इकोसिस्टम में कोई भी यूनिट जिसका कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हो रहे हैं उसको भी फाइनेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रेलवे को कोई बिजली की सप्लाई कर रहा है या रेलवे से माल ढुलाई करके अपना फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, वो उसका लिंकेज हमारे साथ है, हम उसको फंड कर सकते हैं। पोर्ट, जहां पे पूरी जो भी कंटेनराइज ट्रैफिक आती है वो हिंटरलैंड पे रेल के माध्यम से ही पहुंचती है, उनको भी हम फाइनेंस कर सकते हैं। तो यही रीइन्वेंशन हमने किया है। इस मॉडल का जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। रेलवेज के साथ जो बिजनेस हम करते थे वो कॉस्ट प्लस मॉडल था, तो हमारा जो प्रॉफिट या मार्जिन कह लें आप, या निम कह लें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कह लें, वो फिक्स था कि आपको प्रोजेक्ट्स में 35 पैसा ही मिलेगा, जिसको हम 35 बिप्स कहते हैं, बेसिस पॉइंट्स कहते हैं, और रोलिंग स्टॉक में सिर्फ आपको 40 बिप्स ही मिलेगा। हम जब रेलवे इकोसिस्टम में फिनांस करने जा रहे हैं तो ये मार्जिन हमारा करीब करीब 3 गुना हो जा रहा है, और ये हम सरकारी तंत्रों को ही फिनांस कर रहे हैं
आरएफपी के थ्रू ओपन टेंडर के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो कि वेरी लो ओवरहेड कॉस्ट में है, और हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बाकी लोगों से थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम अकेले जीरो एनपीए कंपनी है। इन दोनों चीजों को जोड़ने से जो हमें लेवरेज मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, उसको हम रेलवे इकोसिस्टम के दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम पहुंचा रहे हैं, और इससे हमारी बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो अब दो स्ट्रीम हो गए, एक हो गए कि हम इंडियन रेलवे के सोल फाइनेंसिंग आर्म है, उनको अगर किसी भी वित्तीय आवश्यकता पड़ेगी बजटरी सपोर्ट के अलावा, तो हम उनको फाइनेंस करेंगे, लेकिन वो कॉस्ट प्लस मॉडल रहेगा। दूसरे वो लोग हैं जिनको कि ट्रेडिशनली दूसरे लोग फाइनेंस करते थे, हम उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव रेट पे फाइनेंशियल सोल्यूशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट, फॉर एग्जांपल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स। नए जो हाई स्पीड रेल्स भी आएंगे, वहां भी हम बायलेटरल के जगह पे खुद फाइनेंस करना चाहेंगे। इसके अलावा देश में मेट्रो रेलवेज का और रैपिड रेल का काफी तेजी से बढ़ावा हो रहा है। अभी तक इनकी फाइनेंसिंग पूरी मल्टीलेटरल या बायलेटरल से आती थी। इसको पूजा जी हम लोग डोमेस्टिक सोल्यूशन देने का प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी। हाँ, आप देखेंगे कि मेट्रो रेलवे में हम बहुत मजबूती से और काफी बड़े बल्क में हम फाइनेंसिंग करते नजर आएंगे। तो ये री इन्वेंशन जो टोटल बिजनेस मॉडल का आईआरएफसी का हुआ है, इसके दो रिजल्ट्स हुए हैं। पिछले 3 क्वार्टर से हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डबल डिजिट में ग्रो किया है, और हमारा निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी डबल डिजिट में ग्रो किया है। और आने वाले कई वर्षों तक हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अच्छे यील्ड वाले बिजनेस हमारे पोर्टफोलियो में आ रहे हैं, हमें लगता है कि कई कई वर्षों तक, आने वाले वर्षों में हमारा प्रॉफिट और निम दोनों काफी तेजी से ग्रो करता नजर आएगा और कंसिस्टेंटली ग्रो करता नजर आएगा। आपने जो स्ट्रैटेजी की बात की कि अब आप पूरे के काफ़ी सारे जो रेलवे इकोसिस्टम है आप उस पर फोकस करेंगे और काफ़ी सारे वर्टिकल्स पर इसके बाद फोकस करेंगे, तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करें एयूएम ग्रोथ आने वाले से 3-4 सालों में? किस तरह की एयूएम ग्रोथ देख रहे हैं, और उससे मार्जिन को लेकर भी आपका क्या गाइडेंस होगा? ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है किसी एनबीएफसी के लिए। तो हमने जब वित्तीय वर्ष शुरू किया था, तो हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,60,000 करोड़ के आसपास था। जब हमने Q3 क्लोज किया है, तो नेट बेसिस पे जो हमारे पुराने लोन्स के जो पैसे हमें वापिस आए और जो हमने नए डिसबर्समेंट किए हैं, हमने 4,75,000 करोड़ पे Q3 क्लोज किया है। अब ये जिस तरह से बिजनेस मॉडल और पाइपलाइन जो मेरा बना है, हम ये अश्योर कर सकते हैं कि आने वाले हर क्वार्टर में हमारा एयूएम का ग्रोथ बढ़ता जाएगा, नेट बेसिस पे बढ़ता जाएगा। जो डिसबर्समेंट हम करेंगे और जो हमारे पेमेंट्स आएंगे, दोनों का जो नेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव चलने का उम्मीद हमें दिख रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी का ग्रो करता चला जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम 5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे, और उत्तरोत्तर उसके आगे हमारी एयूएम की ग्रोथ चलती नजर आएगी। अब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो एयूएम का ग्रोथ हो रहा है वो मुझे किस तरह का मार्जिन दे रहा है, किस तरह का निम दे रहा है, और किस तरह का यील्ड मेरे प्रॉफिट में आ रहा है। तो क्योंकि रेलवे की जो बिजनेस हमारी पहले से है वो सिर्फ 40 बिप्स मार्जिन की है, 40 पैसे की मार्जिन की है, उसके अगेंस्ट जो हम नए बिजनेस को जोड़ रहे हैं, वहां मेरा कम से कम दुगुना या तिगुना मार्जिन हो रहा है, करीब 100 पैसे और 120 बिप्स के आसपास के मार्जिन हम अचीव कर रहे हैं। तो आने वाले वर्षों में, जैसा पिछले 3 क्वार्टर्स में हमारे पैट का ग्रोथ डबल डिजिट में हुआ है और निम का ग्रोथ डबल डिजिट में हुआ है, हमारा मानना है कि अगले 4 से 5 वर्षों तक ये ग्रोथ पैटर्न इसी तरह का बना रहना चाहिए। तो निम हमारा कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहेगा, प्रॉफिट हमारी जो पैट है वो कंसिस्टेंटली क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रो करती रहेगी, और एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारी जो अभी 4,75,000 हुई है 4,60,000 करोड़ से, ये भी ग्रोथ मोड में रहेगा। ये तीनों चीजें अगर एक साथ बंडल कर लें, तो एक क्लैरिटी दिख रही है हमारे बिजनेस के कंसिस्टेंसी में, जो एज मैनेजमेंट हमें भी दिख रहा है कि आने वाले कई वर्षों में जिस तरह का केपेक्स रिक्वायरमेंट इस देश में होल ऑफ गवर्नमेंट में भी है और टोटल इकोसिस्टम में भी है, और जिस तरह का हमारा जो अट्रैक्टिव कारण है लोन देने का, लो ओवरहेड कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट, जो हमारा देश और विदेशी जो हम फंड लाते हैं ईसीबी मार्केट में, उसमें भी हमारी साख बहुत अच्छी है क्योंकि हम जीरो एनपीए कंपनी है। ये सारे फायदे जब हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं,
तो ओपन बिड्स में भी हम बाकी जो हमारे फाइनेंशियल कलीग्स हैं उनसे हम काफी अच्छा compete कर रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो 60 से 70% है किसी भी आरएफपीज में जहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मॉडल हमें ये शो कर रहा है कि आने वाले वर्षों में एज अ एनबीएफसी कंपनी जिसका की कैचमेंट होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का है, हमारा बिजनेस मॉडल कंसिस्टेंट और पॉजिटिव दिख रहा है। सारे पैरामीटर्स जो आप फाइनेंशियल कंपनी का देखना चाहते हैं, हर जगह मुझे लग रहा है कि हम लोग अच्छे ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे और एक कंसिस्टेंट बढ़ेंगे। इसमें कोई साइक्लिकल हिसाब किताब नहीं दिख रहा है। जैसे 3 लास्ट क्वार्टर में हमने परफॉर्मेंस दिया है, हमारा उम्मीद है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसी तरीके से हम आगे भी ग्रो करते रहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ से भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी और 5 लाख करोड़ तक की एयूएम यहाँ पर देखने का अनुमान है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपनी ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, और आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद पूजा, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।